हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ संस्कृत की पाठ्य योजना संख्या 15 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा काका पर। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है हमारी कक्षा 6 का एक चैप्टर है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं ऊपर पाठ्य योजना संख्या जो भी हमारी रहेगी, जैसे कि 15, 14 आपकी जो भी हो आप वो लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, अर्थात जिस जिस डेट को आप ये चैप्टर क्लास में पढ़ाएंगे आप वही दिनांक लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कक्षा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारी कक्षा षष्ठम का एक चैप्टर है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे बीच में विषय जो कि हमारा संस्कृत, और उसके बाद लिखेंगे उप विषय जो कि हमारा पद्म, क्योंकि ये काका एक कविता है तो इसीलिए ये पद्म के अंतर्गत आएगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अपना प्रकरण अर्थात टॉपिक, ठीक है। फिर साइड में हम लिखेंगे कालांश और कालांश के बाद लिखेंगे अवधि, ठीक है, जो कि हमारी 35 मिनट की, ठीक है। फिर उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और अपने सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि आप छात्रों को संस्कृत विषय क्यों पढ़ाना चाहते हैं। आपके जो भी उद्देश्य हैं उनको संस्कृत पढ़ाने के वो सारे ही उद्देश्य आप सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 पॉइंट्स कराए हैं। सामान्य उद्देश्य के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है विशिष्ट उद्देश्य, यानी अर्थात विशिष्ट उद्देश्य। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्राइमरी लेवल पर पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप विशिष्ट उद्देश्य जो है वो पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, लेकिन ये जो लेसन प्लान है ये जूनियर क्लासेस के लिए बनाया गया है, इसलिए आपको हेडिंग में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हम भी इसी तरीके से ही लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, इनके अंतर्गत मैंने आपको 2-2 पॉइंट्स कराए हैं, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात सहायक उपकरणानि की। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे शामपट्ट, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिष्टी और चित्रपत्रम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है प्रीवियस नॉलेज अर्थात पूर्व ज्ञान। तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे छात्र काका विषय सामान्यतः जानन्ति। फिर इसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाते हैं, अर्थात हम छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्नों के बीच क्रमबद्धता होनी चाहिए, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होने चाहिए और प्रस्तावना प्रश्न जो है वो टॉपिक की तरफ छात्रों को ले जाएं, इस तरीके से होने चाहिए। जैसे कि मेरा पहला प्रश्न जो है वो है आकाशिका विहरती, आकाश में कौन उड़ता है, तो छात्र उत्तर दे देंगे आकाश से खगा विहरती, आकाश में तो पक्षी उड़ते हैं। फिर उसके बाद हम उनसे अपना दूसरा प्रश्न पूछेंगे खगाणाम किम किम वर्णस्य भवति, पक्षी जो है वो किन किन रंगों के होते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे हरिता श्वेता कृष्णाचा, पक्षी जो है वो हरे सफ़ेद और काले रंग के होते हैं। फिर उसके बाद हम उनसे अपना थर्ड प्रश्न पूछेंगे कृष्ण वर्णस्य पक्षिणानाम नामानि वदन्तु, काले रंग के पक्षियों के नाम बताइए, तो छात्र यहाँ पर उत्तर दे देंगे पिकाह, काका, चा अर्थात कौवा और कोयल। उसके बाद हम उनसे अपना प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछेंगे अर्थात अपना समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे कि किम एवं कदापि काकस्य कविता अश्रुणोत, क्या आपने कभी काका नाम की कविता सुनी है, तो छात्र यहाँ पर मौन हो जाएंगे, उन्हें नहीं पता होगा। तो यहीं पर हम अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे कि अद्य वयम काका नामक कविता विषय आस्वादनम करिष्यामः, अर्थात आज जो है वो हम काका नाम की कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, अर्थात छात्र अध्यापिका जो है वो चैप्टर को रीड कराना स्टार्ट कर देगी। तो प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले तो अगर आपने चार्ट, मॉडल या फिर पोस्टर जो कुछ भी बनाया है वो आप छात्रों को दिखा देंगे। तो आज जो है वो मैं फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये एक पोएम है तो मैंने उसको फ्लैश कार्ड्स की सहायता से छात्रों को पढ़ाया है, ठीक है। तो छात्र अध्यापिका जो है वो फ्लैश कार्ड्स को छात्रों को दिखाएगी। तो पहले मैं उन्हें अपने सारे फ्लैश कार्ड्स दिखा दूँगी और उन्हें मतलब स्टोरी के बारे में थोड़ा बता दूँगी कि एक कौवा जो था वो बहुत प्यासा था, पानी को वो इधर-उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक घड़े पर पड़ी। घड़े में जब उसने पास जाकर देखा तो घड़े में पानी बहुत कम था, उसकी जो चोंच थी वो पानी को टच नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसने पास रखे कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वह कंकड़ डालता गया पानी ऊपर आता गया और उसके बुद्धिपूर्वक प्रयास करने पर पानी जो है वो घड़े के कंठ तक आ गया, जिससे कौवे ने पानी पी लिया और वो संतुष्ट हो गया।
तो इस तरीके से बुद्धिपूर्वक यत्न करने से हर कोई मनुष्य ही सफलता प्राप्त करता है। तो इस तरीके से मैं उन्हें सारी फ्लैश कार्ड सिखा दूँगी, उन्हें स्टोरी के बारे में थोड़ा-सा बता दूँगी। फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी मैं अपना आदर्श वाचन, अर्थात मैं अपनी कविता पढ़ाना उन्हें स्टार्ट कर दूँगी। तो छात्र अध्यापिका जो है वो पूरी लय, गति और यति के साथ कविता का वाचन स्टार्ट करेगी। तो छात्र नौकरी यहाँ पर ये होगी कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। एंड अपेक्षित व्यवहार यहाँ ये होगा कि छात्र जो है वो नवीन शब्दों से परिचित हो पाएंगे, और यहाँ पर जो विधि रहेगी वो रहेगी कथन विधि, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा अनुकरण वाचन, अर्थात छात्र अध्यापकों को देखते हुए छात्र भी उनका अनुकरण करेंगे, वो भी लय और गति के साथ कविता का वाचन करने का अपना पूरा प्रयास करेंगे और वाचन भी करेंगे, ठीक है। तो बाकी कुछ छात्र जो है वो वाचन करेंगे और बाकी के छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जो विधि रहेगी वो रहेगी वाचन विधि। छात्र अध्यापिका ने तो कविता का आदर्श वाचन कर लिया और छात्रों ने अनुकरण वाचन भी कर लिया है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी काठिन्य निवारणम, अर्थात जो भी कठिन शब्द छात्र अध्यापिका को लगेंगे उनके शब्दार्थ वह छात्रों को बताती चलेगी। जैसे काका का अर्थ होता है कौआ, आप चाहें तो उन्हें ओरली भी बता सकते हैं या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख कर भी बता सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तृषा पीड़ित का अर्थ होता है प्यास से व्याकुल। तो इस तरीके से छात्र अध्यापिका छात्र को कठिन शब्द का निवारण भी कराती चलेगी। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी हिंदी अनुवाद कथनम, अर्थात छात्र अध्यापिका एक एक स्ट्रेंजे का फिर से वाचन करेगी। जैसे कि वह पढ़ेगी कि एकः काका तृषा पीड़िता जलम नालवत दूरे दूरे वृक्षाद वृक्षं गता वराका ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे। तो इस तरीके से वह वाचन करेगी और उसका अनुवाद वह छात्र को बताएगी। तो छात्रों को यहाँ पर ये रहेगी कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसने जो स्ट्रेंजर उन्हें पढ़ाया है ना, वह उसमें से कुछ सौंदर्यात्मक अनुभूति प्रश्नों से पूछेगी। जैसे कि पहला प्रश्न उसका रहेगा कि तृषा पीड़िता का आसीत, कि प्यासा कौन था। तो छात्र उत्तर देंगे तृषा पीड़िता का आसीत। फिर वह दूसरा प्रश्न पूछेगी सा दूरे दूरे किमना अलभत। तो छात्र यहाँ पर उत्तर दे देंगे सा दूरे दूरे जलमना अलभत। तो यहाँ पर जो विधि हमारी प्रयोग हुई है वो ये प्रश्नोत्तर विधि। फिर वह दूसरे पद्यांश का वाचन करेगी और उसका अनुवाद वह छात्रों को बताएगी। छात्र प्रक्रिया वही रहेगी कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अर्थ ग्रहण करेंगे, ठीक है। फिर अब वह उनमें से कुछ सौंदर्यात्मक अनुभूति प्रश्नों से पूछेगी जिनके साथ छात्र उत्तर देंगे, और विधि जो है यहाँ पर वही रहेगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसी तरीके से वह अपने तीसरे स्ट्रेंजा को भी कंप्लीट करेगी। पहले तो वह उसका वाचन करेगी, फिर उसका अनुवाद वह छात्रों को बताएगी और फिर उसमें से कुछ सौंदर्यात्मक अनुभूति प्रश्नों से वह पूछेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा मौन वाचनम, अर्थात छात्र अध्यापिका छात्र को मौन वाचन करने का आदेश देगी। और छात्र नौकरियाँ यहाँ पर ये रहेगी कि छात्र जो है वो मौन वाचन करेंगे। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन यहाँ पर ये होगा कि छात्रेषु मौन वाचन से क्षमताया विकास भवति, कि छात्र जो है उनकी मौन वाचन करने की क्षमता का विकास होगा। मौन वाचन करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग रहेगी वो रहेगी सस्वर वाचन, अर्थात छात्र अध्यापिका कविता का पुनः सस्वर वाचन करेगी और छात्र यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। फिर इसके बाद वह कुछ बोध प्रश्न पूछेगी छात्रों से जिनके छात्र उत्तर देंगे। विधि यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि रहेगी। बोध प्रश्न पूछने के बाद वह छात्रों को श्यामपट्ट कार्य कराएगी। जो भी शब्द है तो उसने बताया था वो वह छात्रों को करा देगी। श्यामपट्ट कार्य कराने के बाद छात्र अध्यापिका पूरी कविता में से छात्रों से कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेगी, ये जानने के लिए कि वो कितना सीख पाए हैं। फिर उसके बाद हमारी जो लास्ट रेटिंग रहेगी वो रहेगी गृह कार्य की, अर्थात वह छात्रों को गृह कार्य देगी जिससे कि उन्हें चैप्टर को रिवाइज करने का एक मौका मिले। तो आज मैंने छात्रों को हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद करने को दिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार छात्र को कुछ भी गृह कार्य दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन 1। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप वो भी नीचे कमेंट कर सकती हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।